Assalamu alaikum everyone and welcome to first ever episode of NEC Career Talks। और जिस तरह के आप सबसे पहले भी शेयर किया गया है कि ये टॉक्स जो है इनको अरेंज करने का प्योरली मकसद ये है कि आपके क्वारंटीन टाइम को कुछ प्रोडक्टिव बनाया जाए, क्योंकि एज एन NEC कम्युनिटी हमें पता है कि आप स्टूडेंट्स हैं और इस वक्त आप में से कुछ जो है वो NEC के तवसत से जा चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और ज्वाइन करने इनको कहीं पे ज्वाइन करने में इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे। और एक बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलता था जितने भी हमने टूर्स वगैरह किए हैं अपने पाकिस्तान के, वो ये होता था कि CSS की डिग्री कहाँ से की जाए, CSS क्या है। आज ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि CSS डिग्री है या एग्जाम है या क्या है, इसके दरमियान एक तो फर्क बताएंगे, CSS को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद हैं CSS के एक एक्सपर्ट, जिन्होंने खुद भी माशाल्लाह से CSS क्लियर किया हुआ है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी देर से इनसे ताल्लुक है। तो हमने इनसे स्पेशल जो है वो रिक्वेस्ट किया और माशाल्लाह इन्होंने अपना टाइम निकाला है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के माइंड में जितने भी क्वेश्चन है आज उनको क्लियर किया जा सके। मिस्टर अनीस अली सैयद को जो है वो मैं इनवाइट करता हूँ कि वो यहाँ पे आए। पहले मैं हेलो। हेलो जी जी, अनीस साहब बोलें। सबसे पहले बोलते हैं। मैं आपको वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद मैं उसामा भाई, आप लोगों का जो NEC का इनिशिएटिव है, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि अपने स्टूडेंट दौर में जब जिस चीज़ को मेरे ख्याल में सब ज़्यादा मिस किया था वो था कि इस तरह की करियर काउंसलिंग हमारे ज़माने में इतना पुराना तो है नहीं, लेकिन ये है कि उस दौर में नहीं होती थी। ऐसा शायद हमारा एक्सपोजर नहीं था इतना। तो ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब होते हैं FSC तो वो जनरली इधर-उधर से सुनी-सुनाई बातों पे या पेरेंट्स जहाँ पोस्ट कर देते हैं वहाँ पे हम वो डिग्री स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने एप्टीट्यूड या अपने अपने शौक को देखे बगैर हम डिग्री में चले जाते हैं। फिर 2-3 साल ज़ाया करने के बाद अंदाज़ा होता है कि यार ये तो काम ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मैं डिग्री में होता तो मैं एक्सेल करता। तो इस पे बिल्कुल गाइस डिज़र्व एप्रिसिएशन कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में करियर काउंसलिंग के लिए आप लोगों ने इसका इनिशिएटिव ये लिया। तो उसके अलावा CSS के बारे में अगर आए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन कराता जाऊँ। मेरा जी नाम श्योर। अनीस है, मैं एबटाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ। और आप में से जिन लोगों को एबटाबाद का थोड़ा-सा अंदाज़ा हो तो वो इट्स अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। ये बर्न हॉल एक कॉलेज है, आर्मी बर्न हॉल, वहाँ से मैंने अपनी FSC की डिग्री की। उसके बाद मैं भी घरवालों की बातों में आके और थोड़ा दोस्तों की बातों में आके तो हमने फ़ौज जॉइन कर ली। फ़ौज में आप कुछ लोगों को पता था, वो जो टेक्निकल कैडेट कोर्स होता है, TCC कहते हैं, जिसके ज़रिए आप वो आर्मी की जो EME कोर है उसमें मेरा हो गया। तो वहाँ पे इंजीनियरिंग हमें पहले करवा के उसके बाद वो हमें डायरेक्ट कैप्टन का रैंक दे देते। वो चूँकि हम घरवालों की मर्ज़ी से गए थे वहाँ पे, घरवालों के डंडे से गए थे, तो वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस भी नहीं थी, दिल भी नहीं होता था वो करने का। तो परफ़ॉर्मेंस ठीक ना होने की वज़ह से हमें वो छोड़नी पड़ी। इनफैक्ट उन्होंने हमें कहा कि भाई जाओ यहाँ से, तुमसे ना हो पाएगा। तो वो फिर हम छोड़ के फिर लाहौर आ गए। लाहौर आए तो स्टार्ट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम थी कि यार क्या करें, क्या ना करें? बट फिर वहाँ पे क्योंकि घरवालों ने भी फिर बिल्कुल छोड़ दिया कि भाई तुम अब अपनी मर्ज़ी से जो कुछ करना है, करो। तो फिर हमने अपना एप्टीट्यूड देखा यार कि कोई जो शौक हो जिस चीज़ का, तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये वो चीज़ थी जो हमें काफ़ी अरसे से बचपन से ही अखबारें पढ़ना, ये वो चीज़ थोड़ी फ़ैसिनेट करती थी। तो उसमें हमने लिया पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने प्राइवेट बैचलर्स किया, उसके BA जिसे कहते हैं सिंपल। उसके बाद हमने मतलब मैंने बेसिकली उसके बाद मास्टर्स में एडमिशन ले लिया पॉलिटिकल साइंस में ही। तो वो उसी दौरान हमने CSS जो है वो उसकी अभी डिग्री हमारी चल रही थी मास्टर्स की, तो उसके दौरान अटेम्प्ट की और वो किया। तो वो जो मैंने स्टार्ट में बात की थी करियर काउंसलिंग की, उसमें भी थोड़ा-सा ये है कि अगर बेहतरीन करियर काउंसलिंग होती तो जो 3 साल 4 साल का अरसा मुझे लगता है कि वो जो मैंने उधर फ़ौज में और इंजीनियरिंग के उसमें थोड़ा-सा अपना टाइम ज़ाया किया, इंस्टीट्यूशन का टाइम ज़ाया किया, तो रिसोर्सेज़ भी मतलब कोई ऐसा यूज़ काम नहीं आए। तो वो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट से ही आ जाता तो वो
होता तो करियर काउंसलिंग की इसमें दूसरा ये है कि इसमें थोड़ा-सा आप लोगों को ये होता है कि यार सेटबैक्स मिलते रहते हैं। मैं भी जब फौज से निकला था तो मेरे साथ वालों कप्तान बन चुके थे और मैं जो हूँ मेरे पास एफएससी की डिग्री थी 3-4 साल के टाइम। सेटबैक्स से आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। वो एक्सपीरियंस जो था फौज वाला वो मेरे लिए काफ़ी यूनिक था, उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी और काफ़ी अच्छे दोस्त बने। तो ये एक चीज़ें होती हैं जिससे मतलब दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सीएसएस की तरफ। तो जब हम जी जी। मैं मास्टर कर रहा था अपने पार्ट 2 में तो बेसिकली लंबी सिस्टम था, पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स दिए तो कुछ दोस्तों ने कहा कि यार तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि सीएसएस कर लो, तुम्हारी अंग्रेज़ी भी थोड़ा मुनासिब है, गुज़ारे के काबिल है और क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस उस चीज़ में थोड़ा-सा इंटरेस्ट, थोड़ा-सा शूगअप था, तो वो चीज़ें नेचुरली थोड़ी-सी समझ भी आती थी कि फलाना मुल्क फलाने के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, फलाने सियासत में ये क्यों चल रहा है और थोड़ा अखबार पढ़ने का भी शौक था, तो उस दोस्तों ने बोला तो हमने कहा कि चलो यार अटेम्प्ट दे देते हैं। थोड़ा-सा हमने इकट्ठा किया, अपना स्ट्रेंथ और सीएसएस के पेपर दे दिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सीएसएस होता क्या है, जो मेरी थोड़ी-सी नॉलेज है उसके मुताबिक। सीएसएस बेसिकली सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम है जिसको दे के आप बेसिकली पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो हमारी वफाकी हुकूमत बेसिकली जो चला रही है सेंटर, जिसमें कस्टम्स आ गया, डीएमजी, पुलिस के जो ऑफिसर कैडर होता है बेसिकली पुलिस प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है। वो इसके अलावा कॉम्स एंड टोटल 12 मिला के ऐसी सर्विसेज हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें नौकरी के लिए जो है आपको सीएसएस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उन ग्रुप्स पे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, पहले हम इस बारे में करते हैं कि अच्छा, इसमें तो होता ही है कि आप अपनी जितना स्टार्ट में उसामा भाई ने बात की कि कोई डिग्री है, कहाँ एडमिशन लेना पड़ता है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जिस तरह बाकी नॉर्मल नौकरियों के लिए आप अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट नौकरी हो, उस तरह ये भी एक है, नौकरी का इम्तिहान है जिसके लिए आप अप्लाई करते हो और जब आपका क्लियर हो जाता है तो को ग्रेड 17 की जॉब मिलती है। थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करते हैं इसके लिए कि सबसे पहले सीएसएस के लिए आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की वो है 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि बैचलर जो सिंपल बीए होता है वो भी अगर आपका हो तो आप सीएसएस अप्लाई कर सकते हो, सीएसएस में पेपर दे सकते हो। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप अपनी पहले डिग्री 16 ईयर एटलीस्ट 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करो, उसके बाद आप जो है उसमें सीएसएस का एग्ज़ाम दो। उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपकी नॉलेज बेस बढ़ जाती है, दूसरा ये है कि वो इंटरव्यू में काफ़ी अगर आपका पोर्टफोलियो डिग्री अच्छा हो तो वो आपको सपोर्ट कर देता है। तो इसके अलावा अच्छा, फिर देखते हैं कि शामा भाई साथ-साथ हम अगर क्वेश्चंस भी लेते रहें तो वो बेहतर हो जाएगा कि मैं उसी बात पे उनके क्वेश्चन भी एड्रेस कर सकूँ। तो अच्छा। जी नीत भाई, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने पहले ही थोड़े से इकट्ठे किए हुए थे, उसमें से कुछ मैं कॉमन क्वेश्चंस आपके साथ पूछ लेता हूँ, फिर जैसे-जैसे डिस्कशन चलती रहेगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। जी, जी। इसमें सबसे पहले एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि हमारी एक काफ़ी ब्रॉड ऑडियंस जो है वो एफएससी की है। सो जी, उनमें से कुछ लोग इस चीज़ के लिए डिटरमिन होते हैं कि एफएससी के फ़ौरन बाद सीएसएस की तैयारी शुरू की जाए। मेरा ख़्याल है व्हिच इज़ अ रियली गुड आइडिया। सो इस पे अगर आप थोड़ा-सा कमेंट कर दें कि एफएससी के फ़ौरन बाद अगर कोई तैयारी करना चाहे सीएसएस की, तो आप उसको रिकमेंड करेंगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, या फिर आप इस चीज़ को रिकमेंड करेंगे कि पहले 16 ईयर या 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की जाए और उसके बाद सीएसएस की तरफ जाया जाए? थोड़ा इस पे रोशनी डाल दीजिएगा। हाँ, शामा भाई सबसे पहले तो इसमें ये बात है कि यार सीएसएस बेसिकली एक नौकरी का इम्तिहान है और नौकरी में हार्ड वर्क और मेहनत के अलावा किस्मत भी बहुत चलती है, सीधी-सी बात है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो बजाय इसके कि आप अपनी करियर ओरिएंटेशन एक एक किस्मत पे बेस्ड चीज़ और एक नौकरी की बेस पे आप एफएससी के बाद से करना शुरू कर दें, वो तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एफएससी के बाद से सीएसएस की तैयारी स्टार्ट कर दें। हाँ, कुछ तरीकाकार, कुछ कुछ मेथड्स ऐसे हैं, कुछ कुछ काम ऐसे हैं जो करके आपका सीएसएस के लिए को आगे जाके आपको हेल्प दे सकते हैं। लेकिन कभी भी सीएसएस को मेरे मेरे ज़ाती मशवरे में कभी सीएसएस को बेस बना के या सीएसएस को एम रख के आपको डिग्री या वो एफएससी के बाद से अपना करियर पाथ नहीं चूज़ करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक नौकरी है और उसमें आपको मतलब यानी कि सारे यू डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो आप वो करते हो। तो डिग्री एफएससी के बाद बेसिकली जब आप कर रहे होते हो तो आपको अपना, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की, अपना एप्टीट्यूड देखें कि किस
तरफ आपका मूड है, अगर आपको इंजीनियरिंग में शौक है, आप इंजीनियरिंग ठीक कर सकते हो तो आप उस चीज़ में चले जाओ। आपको अगर उसमें है यानी कि मेडिकल साइंस वगैरह बाकी चीज़ों में है, सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो उसमें चले जाएँ। स्पोर्ट्स वगैरह किसी चीज़ की डिग्री का कुछ ना कुछ शौक है तो आप वो कर लें। लेकिन ये है कि सीएसएस को बेस बना के एफएससी के बाद तो मैं मेरा नहीं ख़्याल मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ करें। आप अपनी डिग्री कर लें, पहले 16 ईयर एजुकेशन हो जाए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार मुझे मतलब अपनी फ़ील्ड में कोई जॉब अच्छी शायद ना मिले या अगर इवन मिले भी और आपका इंटरेस्ट है सीएसएस की तरफ तो तब आप उसकी तरफ आइए। हाँ, एफएससी के बाद अगर आपको लगता है कि आपका इस चीज़ की तरफ थोड़ा-सा इंटरेस्ट है या आप करना चाहते हैं या किसी चीज़ की वजह से भी किसी वजह से इंटरेस्ट डेवलप है, तो वो कुछ ऐसे चीज़ हैं जिन पे हम साथ-साथ बात करते रहेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर साथ-साथ करते रहिए तो वो आपका जो नॉलेज बेस है सीएसएस के लिए या किसी पॉइंट पे आपको सीएसएस के इम्तिहान में फ़ायदा दे सकेगा। उसमें सबसे अव्वलीन सबसे पहली चीज़ है वो तो है आप अखबार पढ़ना रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए। अगर अंग्रेज़ी अखबार हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। डॉन या द न्यूज़ या कोई भी अच्छा मेजर पाकिस्तान का जो अखबार है अंग्रेज़ी का, वो तो जिस दिन से मैं अपने दोस्तों को या जो भी मुझसे पूछते हैं उनको मशवरा देता हूँ कि जिस दिन से आपका इरादा बने कि यार मैंने ज़िंदगी में सीएसएस करना है, तो उस दिन से अखबार पढ़ना स्टार्ट कर दें। उस चीज़ का एक तो ये है कि आपका नॉलेज बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है। आपका मतलब यानी कि सीएसएस के अलावा जनरली भी आपको चीज़ों का अंदाज़ा होता जाता है। आप इवेंट्स दुनिया के राइट लेफ्ट लिंक कर सकते हो। आप वेल अवेयर होते हो अपने सराउंडिंग से और ये है कि आप ये अंग्रेज़ी अगर इंग्लिश अखबार पढ़ोगे और तो वोकैब्युलरी एनहांस होती है आपकी। उसके अलावा स्पोकन और रिटन इंग्लिश में फ़ायदा होता है आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो जाता है रिटन का, क्योंकि आप जब अच्छी चीज़ें पढ़ रहे होते हो। उसके अलावा ये है कि यार अपनी अंग्रेज़ी इंग्लिश के कुछ नॉवेल्स वगैरह, कुछ कुछ जनरल बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, करंट अफेयर्स से रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। तो वो है। लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये मेरे ख़्याल में नहीं सजेस्ट करूँगा कि एफएससी के बाद से ही आप अपना रखेंगे कि मैं अभी से सीएसएस की तैयारी शुरू कर दूँ। आप अपना डिग्री को टाइम दें, अपनी डिग्री को मुनासिब अपना करियर पाथ जो है वो उस हिसाब से चूज़ करें कि अगर मतलब सीएसएस जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की किस्मत है, तो अगर स्टार्ट में अगर वो नहीं होता उस तरह तो भी तो आपका कोई करियर पाथ, कोई अल्टरनेटिव करियर पाथ होना चाहिए जिसको आप फ़ॉलो कर सकें। अच्छा सर, इसमें जो है वो एक क्वेश्चन यहाँ पे अनीस साहब आ जाता है हमारे पास। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपका आंसर सुनने के बाद कि विच डिग्री इज़ द बेस्ट अगर हम सीएसएस करना चाह रहे हैं। उसमें कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अगर इंग्लिश के ऊपर जोर देना है तो क्या बीएस इंग्लिश ही कर लिया जाए या फिर बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि करंट अफेयर्स इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ सीएसएस। सो कौन सी डिग्री ऐसी है जो कि आप कहेंगे कि ये वाली डिग्री कर ली जाए तो सीएसएस में आपको थोड़ा ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा? इसमें हमारे पास 2 स्ट्रीम्स आ रही हैं कि अगर तो एक बंदा करना ही सीएसएस चाह रहा है, डिग्री उस नियत से करना चाह रहा है कि मैं सीएसएस अटेम्प्ट करूँगा, वो जो है वो कौन-सी डिग्री करेगा। और इसके अलावा अगर कोई अपनी प्रोफ़ेशनल डिग्री करना चाह रहा है, एमबीबीएस करना चाह रहा है या इंजीनियर बनना चाह रहा है, तो उसके साथ उसको क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? ये 2 स्ट्रीमलाइन्स हैं, इनके हवाले से थोड़ा-सा बताइएगा। सरमा भाई, अगर आप स्क्रीन पे रहें ना तो मेरे लिए थोड़ा डिस्कशन करना आसान रहता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो स्क्रीन पे ही रहिए, साइड पे ना जाएँ। तो क्वेश्चन जी, जी, वो मैं जो फ़ोकस के लिए जो है वो, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो ज़रा दूसरी प्रोमिनेंट। हाँ, तो अच्छा सबसे पहले तो यार मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारे बैच में भी हमारे से अगले पीछे बैचेज़ में आप अगर सीएसएस का जनरल जो लोग जो क्राउड होता है, जो हमारे बैचमेट्स होते हैं, उनको उठाएँ तो बड़ा एक यानी कि वर्सेटाइल किस्म का मिक्स होता है। उसमें उसमें डॉक्टर्स होते हैं, उसमें इंजीनियर्स होते हैं, उसमें फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं, उसमें सोशल साइंस स्टूडेंट्स होते हैं। मेरे अपनी डिग्री मास्टर्स इन आईआर है, इंग्लिश लिटरेचर के लोग होते हैं, फार्मेसी के लोग होते हैं। ऐसी ऐसी डाइवर्स फ़ील्ड के लोग वहाँ पे होते हैं कि कोई एक मतलब ये नहीं कह सकते कि यार फलानी ये डिग्री आपने की है तो शायद आपका सीएसएस ना हो या आप हाँ, हैविंग सेड दैट ये कुछ डिग्रीज़ हैं जिनका आपको फ़ायदा हो सकता है ड्यूरिंग सीएसएस, जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन ये है कि जिस तरह इंग्लिश लिटरेचर की अगर जैसे आपने बात की, तो इंग्लिश लिटरेचर अगर आपने 4 साल बीएस किया हो तो वो नेचुरली आपको आपकी अंग्रेज़ी के एक्सप्रेशन में, अंग्रेज़ी की समझ अंडरस्टैंडिंग में और फिर जिस तरह इंग्लिश लिटरेचर इज़ अ वेरी रिच लिटरेचर बेसिकली उसमें काफ़ी किस्म का नॉलेज बहुत ज़्यादा आ जाता है। मेरा इतना उस पे ग्रिप ग्रिप है नहीं इसलिए मैं उस पे ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा, लेकिन ये है कि वो आपका नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, आपकी इंग्लिश नो डाउट उससे बेहतर होती है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप देखें इंटरनेशनल रिलेशंस, तो सीएसएस में 200 मार्क्स का तो नेचुरली इंटरनेशनल रिलेशंस का अपना पेपर है
उसके अलावा इसमें करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें CSA इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इंटरनेशनल लॉ भी हो गया। तो ये कर करा के CSS के 1200 टोटल नंबरों में से कोई 500-600 नंबर ऐसे होते हैं जो आपको जस्ट बिकॉज़ आपकी IR की डिग्री है तो उसमें आपको हेल्प मिल रही होती है। लेकिन उसकी एक डाउन साइड ये है कि जब से IR का सब्जेक्ट आया है, CSS में इंक्लूड हुआ है 200 मार्क्स का, 1 आध साल के अलावा IR का सब्जेक्ट बहुत बुरी तरह हिट होता है, उसमें नंबर नहीं देते वो हर दफ़ा। मतलब तो अगर आप अपना एक इस पॉइंट ऑफ व्यू को देख के अपने करियर पाथ या डिग्री चूज़ कर रहे होंगे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको उतनी पे ऑफ करे भी, क्योंकि जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की कि वो एक एक लक का फैक्टर उसमें आ जाता है कि हो सकता है जिस दफ़ा आपने जो सब्जेक्ट रखा है। अब जिस तरह मेरी मास्टर्स की डिग्री थी IR में, और मेरे उसमें काफ़ी कम मार्क्स आए क्योंकि IR उस दफ़ा हिट हुआ था, सबके ही कम आए। तो उससे थोड़ा-सा इश्यू हो गया। अच्छा, जिस तरह आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, उसका मैं लक के हवाले से पहले ही बात कर चुका हूँ, फिर मैं दोबारा करूँगा। पहले मैं ये अपनी बात कंप्लीट कर लूँ कि सब्जेक्ट जो करियर पाथ है उसके हिसाब से सोशल साइंसेज़ मेरे ख़्याल में, अगर सोशल साइंसेज़ या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, पॉलिटिकल साइंस, IR हो गया, इवन इकोनॉमिक्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप अगर करते हो, अपनी बैचलर्स जिनमें होता है, तो ये नो डाउट आपको CSS में किसी न किसी पॉइंट पे फ़ायदा देते हैं। वेटेज में देखा जाए IR पॉलिटिकल साइंस की हेल्प बड़ी ज़्यादा आपको मिल जाती है। ठीक है? तो ये अगर आपकी FSC के में सब्जेक्ट मतलब बैचलर्स में है, ग्रेजुएशन में, तो ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं ये सब्जेक्ट। अच्छा, तो ठीक है बात कर सर। किस हद तक मैटर करती है, तो यार मैं परसेंटेज तो उसको नहीं लगा सकता कि कितनी मैटर करती है कितनी, लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना कि किस्मत भी उन्हीं के साथ देती है जिनकी मेहनत ज़्यादा हो। तो वो आपकी हार्ड लक तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसमें, जितना आप ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही चांसेस हैं कि लक भी आपकी सपोर्ट करेगी। मतलब मैं इस तरह जिन दिनों में तैयारी कर रहा होता था CSS की, तो मैं ये बताता था कि यार अगर आपने किस्मत यही है बेसिकली कि जो चीज़ आप पढ़ के गए वो वहाँ पे पेपर में भी आ जाए। तो अगर आपने 10 चीज़ें सिलेबस में 50 चीज़ें और आपने 10 पढ़ी और आप दुआ कर रहे हो कि या अल्लाह ये 10 की 10 यही आ जाएँ, तो वो उसमें लक, फिर आप ज़्यादा लक लक पे बैंक कर रहे होगे। लेकिन उन 50 में से अगर आपने 40 चीज़ें पढ़ी हैं और आप कह रहे हो या अल्लाह इन 40 में से कुछ भी आ जाए, तो ज़ाहिर है वो लक भी ज़्यादा उसमें आपको हेल्प करेगी वहाँ पे भी। लेकिन ये है कि काफ़ी चीज़ों में जिस तरह मैंने बोला है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में सब्जेक्ट हिट किस तरह कर रहे होते हैं, एट टाइम्स जिस तरह हमारी दफ़ा अब IR हमसे पिछले साल IR में लोगों को अच्छे मार्क्स मिले, तो सबने वो देख के IR रख लिया, इस साल IR में मार्क्स कम मिले। तो जिन लोगों ने IR रखा हुआ था उनकी थोड़ी-सी हार्ड लक होगी, जिन लोगों ने बाकी ये अकाउंटिंग के सब्जेक्ट रखे हुए थे या इवन पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ था, उनको उस चीज़ में काफ़ी हेल्प मिली। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें में लक मैटर कर जाती है। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत मैटर कर जाता है कि यार आप जिस तरह इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू आपका जल्दी आ गया, लेट आ गया, ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं जिनमें 10-20% लक मैटर करती है। लेकिन 80% मेरे ख़्याल में एट द एंड ऑफ द डे आपकी हार्ड वर्क ही होता है, जो जो हुँ। व्हिच अच्छा, इज़ ये सब इसमें छोटा-सा मैं पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आपने बात की है यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स की, इंटरव्यू की बात की है, तो अगर आप एक बार बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को एक टाइमलाइन बता दें कि CSS स्टार्ट करने के लिए कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका प्रोसेस क्या-क्या प्रोसेस क्लियर करके अल्टीमेटली आपकी एलोकेशन होती है, तो वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप थोड़ा-सा गाइड कर दें यहाँ पे स्टूडेंट्स को। हाँ, चलो मैं इसको बता देता हूँ। देखिए जी, CSS में सबसे पहले तो अगर बिल्कुल शुरू से हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले ऐड आता होता है न्यूज़पेपर में कि यार CSS के फलाने-फलाने ईयर का एग्ज़ाम है, और वो जनरली एग्ज़ाम मिड फरवरी में होता है। फरवरी 15-16 फरवरी को शुरू होता है। CSS के टोटल जो एग्ज़ाम आपने पेपर्स देने होते हैं बेसिकली 1200 मार्क्स होते हैं, तो वो अराउंड 12 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं या 11 सब्जेक्ट्स बनते हैं जो आपने देने होते हैं। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। उसके लिए मिनिमम अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो है वो 14 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। आप उसमें फिर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करके उसके बाद आपकी जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है। रिटन एग्ज़ाम अगर पास हो जाए तो अराउंड अक्टूबर आपका रिज़ल्ट आता है कि रिटन पास हो गया। उसके बाद उसका इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इंटरव्यू के प्रोसेस में भी अराउंड 4-5 महीने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में यानी कि अगर आपने 2020 में एग्ज़ाम दिया है, तो 2021 की मई जून में के करीब जाके, जिस तरह भी 2-3 दिन पहले CSS का रिज़ल्ट है, तो आपकी एलोकेशन होती है।
इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रुप्स कौन से होते हैं जिनमें एलोकेशन होती है, या टोटल सीएसएस के बाद आपको नौकरियां किस किस्म की मिल सकती हैं। तो 12 सर्विस ग्रुप होते हैं जिसमें मतलब ग्रुप्स डीएमजी इन ईजियर वर्ड्स अगर हम बात करें, ग्रुप्स मींस डिपार्टमेंट्स के, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, अगर हम बिल्कुल इजी वे में टॉक करें। हैं, ऐसे ही है जिसमें आप जा सकते हैं। तो उसमें जो मेन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करते हैं वो डीएमजी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, जिसको आजकल पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, जो ये डिस्ट्रिक्ट में डीसी एसी जो बैठे होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे पुलिस की बात कर लेते हैं। पुलिस जो है सबको अंदाज़ा है ही है। उसके बाद फॉरेन सर्विस आ जाता है, जो हमारे एम्बेसडर्स बाहर होते हैं वो भी सीएसएस करके ही जाते हैं। उसके बाद कस्टम्स आ गया। कस्टम्स जिस तरह मेरा अपना ताल्लुक जो है वो कस्टम्स डिपार्टमेंट से है। तो जितनी पाकिस्तान की एयरपोर्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, एंटी स्मगलिंग होगी, उस एक्टिविटीज़ में कस्टम्स होता है। उसके बाद इनलैंड रेवेन्यू सर्विस कहते हैं एक, जिसको इनकम टैक्स पहले कहा करते थे, वो हो गया। कॉम्स एंड ट्रेड ग्रुप हो गया, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हो गया, रेलवे ग्रुप, पोस्टल इंफॉर्मेशन। और ये बेसिकली कर करा के 12 ग्रुप बनते हैं, 12 डिपार्टमेंट्स बनते हैं जिनमें आप जा सकते हैं। जब ये हो जाता है इसके बाद आपकी जिस भी डिपार्टमेंट में एलोकेशन हो जाती है, सबसे पहले आपकी लाहौर में सिविल सर्विसेज अकेडमी वॉल्टन में, वहाँ पे आपका 6 महीने की कॉमन ट्रेनिंग उसे कहते हैं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। वहाँ पे 6 महीने जो सारे ग्रुप्स हैं, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी इकट्ठी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो बाकी डिपार्टमेंट उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होती है डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग, ये हर डिपार्टमेंट की अपने इंस्टीट्यूशन में जाके होती है, अपने अपने बेसिकली डिपार्टमेंट में। तो वो अराउंड 10 महीने के करीब हो जाती है। तो उसके बाद बेसिकली आप जो होते हो वो अपनी सीट पे आके करते हो। तो आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। जी उसामा भाई। इसमें कुछ हमें जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि जनाब मार्क्स की बात, हेलो। जिस तरह हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो प्रॉपर मार्क्स उसके होते हैं। तो 1200 मार्क्स का आपने बताया कि सब्जेक्ट के एग्जाम वगैरह होते हैं, तो इंटरव्यू वगैरह के मार्क्स होते हैं, इसमें ओवरऑल क्या चीज़ें काउंट होती हैं? आपकी पिछली डिग्री के मार्क्स काउंट होते हैं? काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये बात पूछ रहे हैं, या फिर पिछली डिग्रीज को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है? अच्छा, नहीं, सीएसएस के मेरिट में जो बेसिकली होती है, सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है कि 1200 मार्क्स भी होते हैं, वो सीएसएस के रिटन के एग्जाम के होते हैं। 300 जो 300 मार्क्स होते हैं वो आपकी इंटरव्यू के होते हैं, वाइवा जिसे कहा जाता है। तो 1200 मार्क्स के बेसिकली आपको 6 उसमें से कंपल्सरी सब्जेक्ट्स उठाने होते हैं, जो पूल दिया होता है। आप मैं एक अगर नोट कीजिए तो fpsc.gov.pk एफपीएससी की वेबसाइट है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। उस पे ये डिटेल्स मिल जाएंगी, उस पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, उसमें आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जिनकी तरफ हम साथ साथ आते भी हैं। 1200 मार्क्स का आपने रिटन का एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें से 600 मार्क्स कंपल्सरी होते हैं, जिसमें इंग्लिश ऐसे होता है, इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन यानी ग्रामर का पोर्शन होता है, इस्लामियात होती है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी का होता है, जिसमें बेसिक मैथ्स और जनरल साइंस होती है। ये तो 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हो गए। इसके अलावा 6 आपने ऑप्शनल अपनी डिग्री के हवाले से 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं, जो एक काफ़ी बड़ा पूल है, जिसमें से आपने 6 मुख्तलिफ ग्रुप्स में से 6 सब्जेक्ट्स उठाने होते हैं, ताकि या 5 सब्जेक्ट उठाने होते हैं। तो वो जनरली आपको 600 मार्क्स का वो होता है। जब रिटन आपने क्लियर कर दिया, उसके बाद आपने अपना देना होता है इंटरव्यू। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। इंटरव्यू में 300 मार्क्स होते हैं। 300 मार्क्स में वो जनरली क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी इन्हीं ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। आपके करंट अफेयर पूछ वो आपसे बेसिकली कुछ भी सकते हैं, आपकी डिग्री से रिलेटेड, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड, करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज जो चल रहे हैं इंटरनेशनली या लोकली डोमेस्टिकली, तो उनसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जहाँ तक बात है आपकी डिग्री या पिछले मार्क्स की, तो वो जिस तरह हम डिग्री के लिए यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो वेटेज होती है। इस तरह का कोई हिसाब किताब सीएसएस में नहीं होता। सीएसएस के यही 1500 मार्क्स है, इसमें से ही आपकी मतलब यानी कि सिलेक्शन या एलोकेशन होती है। हाँ, एक चीज़ मैटर करती है थोड़ा-सा, वो ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो और अगर आपकी पोर्टफोलियो अच्छा है, डिग्री आपने अच्छी की हुई है, पहले किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन से की हुई है, अच्छे मार्क्स हैं, अच्छा जीपीए, तो वो एक जनरल आपका बिल्डअप हो जाता है उनके सामने इंप्रेशन।
और वो ज़ाहिर है अगर आपकी डिग्री किसी अच्छी जगह से है या आपकी डिग्री कुछ अच्छी है और आपने सही पढ़ के की हुई है बेसिकली, तो वो चीज़ें आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। लेकिन डिग्री के मार्क्स एज़ सच नहीं कैलकुलेट नहीं होते। अच्छा, इसमें अगर हम आ जाते हैं थोड़ा इस चीज़ की तरफ के इंटरव्यू के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, चलें सब्जेक्ट्स के बारे में बात हो गई है, एग्जाम में कितने मार्क्स होते हैं, तो इंटरव्यू की तरफ थोड़ी सी बात कीजिए और ये भी बताइएगा कि जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, तो सब सिलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर साइंसेज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कोई सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, मुझे इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा इन सब। सबसे पहले इंटरव्यू की जहाँ तक बात है, तो जब आपका रिटन क्लियर हो जाता है तो उसमें आपका उसके बाद इंटरव्यू के लिए वो आपको कॉल करते हैं। इंटरव्यू जो पैनल होता है वो जनरली 5 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या एफपीएससी का पैनल होता है इंटरव्यू का, जिसमें कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, कुछ आर्मी के ऑफिसर्स भी होते हैं सीनियर जनरल लेवल के। तो वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। उसमें जनरली एज सच कोई सिलेबस आप कह नहीं सकते कि उस इंटरव्यू में कुछ सिलेबस हो सकता है। आइडियली तो वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली कुछ 3-4 किस्म की मेन स्ट्रीम्स होती हैं जिससे वो क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले तो वो आपके स्टार्ट होता है आपके इंट्रोडक्शन, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपकी डिग्री, आपकी स्कूलिंग, आपके कॉलेज डिग्री, जनरल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में थोड़ा बहुत होता है। उसके अलावा जो आपने सीएसएस में अब सब्जेक्ट्स रखे होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिन पे अभी हम बात करेंगे, उनमें से उनके बारे में बेसिकली पूछा जाता है। उनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उस उन एरियाज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू यही होता है कि भाई आप को ये मतलब जवाब आना चाहिए जब आपने सब्जेक्ट पढ़ा। तीसरी चीज़ जो वो पूछ सकते हैं वो होता है कि उन दिनों जो इंटरनेशनली या लोकली कुछ वाकयात हो रहे हों, जिस तरह आजकल अभी कोरोना का है चल रहा है, तो आजकल जो इंटरव्यू होगा उसमें कोरोना वायरस, कोरोना इस तरह इन्फेक्शियस डिजीजेस, इस टाइप की इनका इनका सदेबाप कैसे हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 3-4 किस्म के मेन एरियाज होते हैं। वो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये मेरे ऑप्शन सब्जेक्ट्स थे, तो इन पे मुझे प्रोफिशन और थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए कि इनमें क्या हो रहा है और आजकल क्या वाक़यात हो रहे हैं डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली, उनके बारे में पता होना चाहिए ये वो। तो इस टाइप के जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं जो पूछे जा सकते हैं। अच्छा, थोड़ी वो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम खुद चूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन ये था। मैं आपको बताता हूँ कि क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको उसामा भाई मिनिमाइज करता हूँ तो आपको आवाज़ आती है ना? अम, हेलो, जब मैं ऑल्टरनेट स्क्रीन पे जाता हूँ तो आपको आवाज़ आती रहती है, मैं लाइव होता जी, 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 आप आवाज़ आ रही है, नहीं साहब, आप जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो यार ऐसा होता है बेसिकली उसामा भाई कि इसमें सीएसएस के ना जो जनरल पूल ऑफ सब्जेक्ट्स होता है, एक तो 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें मैंने पहले बात की कि इंग्लिश एसे होता है, इंग्लिश स्पेसी एंड कॉम्पोजिशन होता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी होता है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात। ये तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जो इन एनी केस आपने उठाने होते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा तकरीबन कोई 50 के करीब इनके जो सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने उनको कोई 6-7 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। हर ग्रुप में से आपने एक सब्जेक्ट एक लाजमी उठाना होता है। पहले तो जनरली ये होता था कि एक बहुत बड़ा पूल था, उसमें से आपने अपनी मर्जी के 600 मार्क्स पूरे करने होते थे, लेकिन ये उन्होंने 2016 में स्कीम रिवाइज की, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि यार इस ग्रुप में से आपने एक ही सब्जेक्ट उठाना होता है। तो उसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो ग्रुप 1 है उसमें 200 मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से एक अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, एक इकोनॉमिक्स है, एक कंप्यूटर साइंस है, एक पॉलिटिकल साइंस है और एक इंटरनेशनल रिलेशंस है। इन 5 सब्जेक्ट्स में से आपने एक उठाना होता है इस ग्रुप में से। अगर आपने इसमें से एक ग्रुप उठा लिया तो इससे ज़्यादा आप इस सब ग्रुप से सब्जेक्ट नहीं उठा सकते। फिर आ जाता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 में जब आते हैं तो वो होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी। ये जो हैं इस ग्रुप में से भी आपने 200 मार्क्स के सब्जेक्ट उठाने होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री वो 2-2 मार्क्स 200 मार्क्स के हैं। बाकी जो 4 सब्जेक्ट हैं वो 100-100 मार्क्स के हैं। तो इस ग्रुप में से भी आप 200 मार्क्स के सब्जेक्ट उठा सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे मैं जनरली बात करता हूँ कि वो बाज़ औक़ात एट टाइम्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या मेडिकल के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री उठाते हैं, तो वो उनके लिए थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टूडियस हैं, आपको क्योंकि जो कोर्स इंजीनियरिंग में कवर होता है जनरली
CSS का कोर्स उससे ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी मास्टर्स या BS की डिग्री है फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स वगैरह में या अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ये सब्जेक्ट उठाने चाहिए, वरना इन साइंसेस के सब्जेक्ट आप अगर इस तरह उठाएँगे तो वो आपके लिए उन एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। होने को तो हो जाएगा, लेकिन आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। वो सब्जेक्ट उनका कुछ पोर्शन आपकी डिग्रीज़ में, इंजीनियरिंग या नॉर्मल डिग्रीज़ में कवर नहीं होता। अच्छा, इसके बाद अगर ग्रुप 3 में हम बात करें तो इसमें से आप एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं। इसमें है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी और टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं सीएसएस की, वो जो एफपीएससी की वेबसाइट मैंने बताई है उस पे अवेलेबल हैं, तो आप वो ईज़िली जाके लॉग ऑन करके वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं शेयर कर दूँगा स्टूडेंट्स के साथ। आप मेरे से शेयर कर लीजिएगा, मैं उनसे शेयर कर ठीक है, दूँगा। अच्छा। इस सब में से भी आपने एक उठाना होता है। फिर ग्रुप 4 जो है उसमें हिस्ट्रीज़ के सब्जेक्ट हैं, उसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है 100 मार्क्स का, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है 100 मार्क्स का, ब्रिटिश हिस्ट्री है 100 मार्क्स का, यूरोपियन हिस्ट्री है और हिस्ट्री ऑफ यूएसए। इन 5 हिस्ट्री के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से भी आप एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं। जनरली लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री ऑफ यूएसए की तरफ जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो है वो थोड़ा-सा उतना लेंथी नहीं है और थोड़ा ज़्यादा इन वोग है, करंट है, वो बाकी चीज़ें कवर करता है, तो वो उसका आपको थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स भी मज़े के हैं और अच्छे भी हैं। यूएस हिस्ट्री में जनरली फिर ये होता है कि जब ज़्यादा लोग वो ऑप्ट कर देते हैं, तो वो उसमें स्कोरिंग ट्रेंड ज़रा कम हो जाता है, कम स्कोर आता है। उसके बाद जो अगला ग्रुप है वो ग्रुप 5 है, उसमें जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर। इन 6-7 सब्जेक्ट में से भी आप एक उठा सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो आता है ग्रुप 6 आता है, उसमें लॉ, जनरल एक लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी और फिलॉसफी। इन 7-8 सब्जेक्ट्स में से भी आप एक उठा सकते हैं। और आखिरी ग्रुप 7 आ जाता है जिसमें जर्नलिज्म एंड मास कॉम, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरेबिक, इसमें से भी आप एक उठा सकते हैं। तो बेसिकली ये कोई 50 के करीब सब्जेक्ट्स बनते हैं, जिनमें से आपने 600 मार्क्स पूरे करने होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से मतलब किसी भी हर ग्रुप में से आप एक उठा के रखें या 200 मार्क्स का एक उठा लें या 100-100 के उठा लें, तो वो तरीक़ाकार होता है। तो ये इस इन सब्जेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए भी जब आप डिग्री कर रहे होते हैं तो आप क्या ज वो जो होता है क्रेडिट आवर्स होते हैं, उसमें ये पोर्शंस कवर हो सकते हैं। ये चीज़ भी आप देख सकते हैं कि जो जो आपकी डिग्री में आपने पढ़ा हो, अगर वही सब्जेक्ट आप सीएसएस में उठाएँगे, तो बेसिकली उसपे आपको एफर्ट कम करनी पड़ेगी। जी, उसामा साहब, कोई और क्वेश्चन? जी अनीस, इसमें जो है वो एक बड़ा मज़े का हमारे पास क्वेश्चन आया है, वो ये आया कि आपकी लाइफ के ऊपर ओवरऑल, मतलब चलिए हम थोड़ा-सा हम सेट असाइड कर देते हैं प्रोफेशनल बातों को। लाइफ में क्या चेंज आता है जब आप जो है वो सीएसएस क्लियर कर लेते हैं? पहले की लाइफ में और बाद की लाइफ में कोई चेंज होता है? यार ऑन अ लाइटर नोट अगर मैं आपको बताऊँ तो घर वाले भी मतलब पूछना शुरू कर देते हैं, पहले तो अगर वो ना भी करते हो। तो लेकिन ये है कि नहीं, आपको अगर पर्सनल लेवल पे भी ग्रूमिंग वगैरह काफ़ी जो एकेडमी की ट्रेनिंग होती है और उसके अलावा आपका एक्सपोज़र नए लोगों से, अच्छे पढ़े-लिखे लोगों से आपका होता है, तो वो तो ग्रूमिंग में काफ़ी होता है, ड्रेसिंग में चेंज आ जाता है। ये तो बेसिक एलिमेंट्री चीज़ें हैं। लेकिन एक वो कि पोस्ट पे जब कुर्सी पे आप जाके बैठते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि यार आपके हाथ में इतनी अथॉरिटी है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, सीधी-सी बात है इसमें। और फैसिलिटेट कर सकते हो लोगों को, जिनके बेसिकली टैक्स पे आप लोग पड़ रहे होते हैं। तो वो एक फीलिंग कि यार आप जनरल सिस्टम में के लिए कुछ वापस कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, तो वो चीज़ बड़ी हेल्पफुल होती है उस हिसाब से। तो मतलब फ़ायदा उसका होता है। उसके अलावा ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो यार मिल ही जाते हैं। वो तो मतलब यानी कि आप कुछ अर्सा कहीं भी करो तो पैसा या पे या ये बत्ती-बुत्ती वाली गाड़ियाँ-शाड़ियाँ, ये मेन एम नहीं होना चाहिए। ये नो डाउट मिलती हैं ये चीज़ें, लेकिन ये है कि ये आपका मेन एम नहीं होना चाहिए, कोई आपका करियर पाथ या लाइफ पाथ चूज़ करना। मेरा मेरा ज़ाती ख़्याल है। अच्छा जी, अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन ये है कि जी यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट हैं जिनका नाम है मोहम्मद अकरम।
वो हमसे पूछ रहे हैं कि लाइफ में कितनी बार सीएसएस अटेम्प्ट किया जा सकता है, इसके हवाले से थोड़ा बता दीजिएगा। इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सीएसएस की जो नॉर्मल एज है, जिस उम्र तक आप दे सकते हैं, वो 30 साल है फॉर मेजोरिटी ऑफ द पाकिस्तानी। सिंध हो गया बेसिकली, और बलूचिस्तान और जीबी के और फाटा के जो एरियाज हैं उनके लिए ये एज 32 है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये एज 32 है। उसके अलावा नॉर्मली जो आम हम स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये एज जो है वो 30 ईयर्स है। और टोटल आपके पास 3 अटेम्प्ट होती हैं सीएसएस की, 3 दफ़ा आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपके 3 दफ़ा खुदा न खास्ता रह जाते हो तो फिर आपने अटेम्प्ट कर सकते हो। जी, मिस अलीज़े गुल हैं जो कि आपकी पर्सनल रिकमेंडेशन मांग रही हैं कि आप पर्सनली क्या रेकमेंड करेंगे कि प्रोफेशनल डिग्री ज़्यादा बेटर है या फिर सोशल साइंसेज की डिग्री ज़्यादा बेटर है? अगर तो आप इस चीज़ पे एडमेंट हैं कि भाई मैंने सीएसएस करना है और हर हाल में करना है और कुछ नहीं करना ज़िंदगी में, तो फिर तो आप की डिग्री सिलेक्शन ये होनी चाहिए कि मैं सीएसएस करके आगे कुछ करूँगा। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्ट में बात की कि यार हमारा जो बैच का मिक्स था वो इतना डाइवर्स था, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये वो, तो कोई एक डिग्री आप वो नहीं कर सकते। लेटली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा, इंजीनियर्स खास तौर पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सोशल साइंसेज वाले भी आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी आ रहे हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ वाले। तो वो ये है कि मैं आपको पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी चीज़ हर पे आकर नहीं होनी चाहिए कि आप यही करेंगे तो सीएसएस हो जाएगा। शॉर्टकट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। कोई भी डिग्री आपकी हो, सीएसएस एक इस किस्म का एग्ज़ाम है कि वो आपकी कोई भी डिग्री आप साल 8-9 महीने दे के आप उसको कर सकते हो। तो कोई इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो डिग्री मेरे ख़्याल में वही होनी चाहिए जिसमें जिसमें आपका एप्टीट्यूड है। नो डाउट सोशल साइंसेज़ की डिग्री, पॉलिटिकल साइंस आईआर हो गया, हिस्ट्री हो गई, ये वो डिग्रीज़ हैं जो आपको सीएसएस की तैयारी में काफ़ी हद तक हेल्प करती हैं। तो लेकिन ये है कि फिर हमारी बदकिस्मती ये है कि ये वो डिग्रीज़ हैं जिन जब अगर आपकी हो जाए तो जॉब मार्केट हमारे मुल्क में ऐसी नहीं है कि आप लेक्चरशिप के अलावा या कुछ 1-2 और चीज़ों के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो सीएसएस, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की कि वो ऑल एग्स इन वन बास्केट वाला सीन अगर करके आप डिग्री करेंगे तो फिर बाकी कुछ नहीं होगा। तो अगर आप अपने एप्टीट्यूड, अपने शौक के हिसाब से करेंगे तो सीएसएस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना हो तो ये है कि वो तो फिर आपके पास बाकी वे आउट्स होने चाहिए, कुछ ज़िंदगी में कुछ और भी करना है भाई, एक सीएसएस से नहीं होता। अच्छा जी, एक यहाँ पे मज़ीद मेरा आपसे पर्सनली क्वेश्चन है और वो ये है कि हमने बात की अभी-अभी कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर, और इसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा कौन-कौन सी रिकमेंडेशन, मतलब जनरली कुछ चीज़ें अगर आप स्टूडेंट्स को बता सकें, जो कि वो अदर देन देयर सब्जेक्ट्स अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कर सकते हैं। एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, बाकी के बारे में कुछ थोड़ा-सा बता दें। यार जनरली जिस जिस लेवल पे आपका साइडली आपके जो व्यूअर्स हैं वो अगर बैचलर्स लेवल पे हैं तो मेरे ख्याल में न्यूज़पेपर्स हो गया, करंट फॉरेन अफेयर्स एक मैगज़ीन है इंटरनेशनल, एक द इकोनॉमिस्ट हो गया, इसके अलावा 3-4 इस टाइप के कुछ मैगज़ीन्स हैं जो आप पढ़ते जाएँ। वो आप अगर करें तो वो चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। इसके अलावा इन करंट मतलब टीवी पे कुछ ना कुछ अगर कोई अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं जिस पे कोई हो जाती है, न्यूज़ चैनल्स या खबरों के पीछे ना जाएँ क्योंकि वो तो टाइम ज़ाया करते हैं। कहीं भी कोई अच्छा टॉक अगर हो रही है, कोई पॉलिटिकल साइंस से कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो रही है, जो एक्लेम्ड हैं थोड़े से न्यूज़पेपर्स हो गए या चैनल्स, वहाँ पे वो देख सकते हैं। बुक्स के हवाले से यार मैं ये कहूँगा, अगर इंग्लिश बेहतर करने के लिए आपको जितनी इंग्लिश के अगर नॉवेल्स भी पढ़ रहे हैं, अच्छे जो हैं, या कोई करंट अफेयर्स के हिसाब से लाइब्रेरी में जाना स्टार्ट करें तो वहाँ पे जो उनका होता है एक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे मैगज़ीन्स होते हैं, इंटरनेशनली इकोनॉमिस्ट हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, इस टाइप के डिप्लोमैट, तो ये मैगज़ीन्स आप पढ़ें तो जनरली आपको करंट अफेयर्स के हवाले से भी होगा, पॉलिटिक्स के हवाले से आपको पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है, और फिर इंग्लिश तो इसके साथ-साथ बेहतर हो रही होती है। उसमें अखबार में कि सारी अखबार बेसिकली पढ़ने की अगर ज़रूरत मतलब स्टार्ट में अगर समझ नहीं भी आ रही है, टाइम नहीं भी है, तो आप उसके जो एडिटोरियल्स वाला पोर्शन है ना, वो ज़रूर पढ़ लिया करें।
अच्छा जी, ये मिस अज़बा हैं और उन्होंने ये क्वेश्चन किया है, और उनका क्वेश्चन अगर मैं शॉर्ट करके बताऊँ तो वो ये है कि कितनी देर चाहिए होती है सीएसएस की प्रिपरेशन करने में? तो ये अकेडमी वगैरह जॉइन की जाए या फिर ड्यूरिंग जो डिग्री उसकी खुद तैयारी साथ-साथ स्टार्ट की जाए? टाइम यार स्पैन की बात की जा रही है। ये डिग्री के साथ अगर आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर लेंगे या शुरू से ही अपना फोकस सीएसएस पे रखेंगे तो उसका कोई ऐसे मैं फायदा उतना होगा नहीं, आप अपनी डिग्री खराब कर रहे होंगे। जो मैंने बोला कि ये मिनिमम चीजें हैं कि यार आप अपनी बीएस की डिग्री चल रही है तो 7 दिन में घंटा डेढ़ जाके अखबार लाइब्रेरी में पढ़ लिया, कोई इस टाइप की जनरल बुक पढ़ ली, कोई नॉवल अपनी रीडिंग की हैबिट बना लें। इससे रिलेटेड एक पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड डिफरेंट बुक्स हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट बुक्स हैं जनरली, वो पढ़ना शुरू कर दें, साथ साथ अपना नॉलेज बेस बढ़ाएं। मतलब अगर देखिए जिस तरह आप सीएसएस की तैयारी अगर आज से आप शुरू कर रहे हैं ना और आपका नॉलेज बेस नहीं है, बचपन से आपकी रीडिंग की या शुरू से बीएस के स्टार्ट से आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है, तो वही वो टाइम जब आप तैयारी डिग्री के बाद स्टार्ट करेंगे तैयारी तो वो साल डेढ़ भी लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन वही अगर साल साल आप करते हुए आ रहे हैं, आपका नॉलेज बेस ठीक है, आपको चीज़ों का लिंक है, आपको चीज़ों की समझ है, चीज़ें ज़हन में है, तो वही जो डेढ़ साल की वैसे तैयारी होनी है वो साल वो 6 8 महीने 9 महीने 10 महीने तक इतने तक रह जाएगी। तो बेहतर ये है कि सीएसएस में बेसिकली मेरा जो मशवरा या निचोड़ कह लें जो मैंने निकाला है वो दो चीज़ें हैं, अगर वो आपकी उन पे ग्रिप है तो वो सीएसएस में आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। एक तो ये कि इंग्लिश आपकी बेहतर होनी चाहिए, एक्सप्रेशन रिटन एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, दरमियान एक मिडिल लेवल वोकैबुलरी होनी चाहिए जिसका आपको वो इट गोज़ अ लॉन्ग वे। वो आपको ज़्यादा वर्बोज़ किस्म की चीज़ें मोटे वर्ड्स वाली लिखेंगे तो वो हेल्प नहीं करती, बस आपकी मिनिमम एक रिक्वायरमेंट दरमियानी लेवल की वोकैबुलरी है। हाँ, एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें। दूसरी चीज़ जो मेन है वो ये है कि आपको अगर एक सब्जेक्ट मैटर करता है तो वो करंट अफेयर्स, मैं बार-बार कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स में फिर सब कुछ आ जाता है। करंट अफेयर्स में लोकली, डोमेस्टिकली जो कुछ हो रहा है, इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है, और फिर जब आप करंट इश्यूज़ देखना चाहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का कश्मीर का इश्यू है, या इंडिया चाइना, यूएस चाइना, या इंडिया चाइना, ये जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जब आप इनके करंट इश्यूज़ देखना चाहेंगे तो आपको इनकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए थोड़ा बहुत। तो बेसिकली पॉलिटिकल इन सिनेरियो में इकोनॉमिक पाकिस्तान दुनिया की इकोनॉमी ये वो चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग होगा, आपने अखबार वगैरह पढ़ा होगा, हिस्ट्री से थोड़ा-सा लिंक आप कर सकते होंगे। तो ये 2 एरियाज़ हैं, इंग्लिश और ये करंट इश्यूज़ के। ये अगर हो जाएँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है अपनी सीएसएस के एग्ज़ाम में। तो मैं टाइम नहीं करूँगा, मैं मुझे अराउंड 7 8 महीने लग गए थे, लेकिन उसका फ़ायदा ये था कि यार मेरी शुरू से स्कूलिंग की वज़ह से इंग्लिश थोड़ी-सी ठीक थी, और मतलब गुज़ारा एक दरमियाने लेवल की थी, और साथ मेरी डिग्री ने भी थोड़ा बहुत फ़ायदा दिया, साथ मुझे थोड़ी बहुत किताबें पढ़ने की भी आदत थी, तो वो 7 8 महीने के टाइम में टाइम थोड़ा बहुत ज़ाया करके भी हो गया। जनरली अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा अपनी इंग्लिश ठीक करने में, रीडिंग हैबिट नहीं है तो शुरू में आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। तो ये टाइम वेरी करता है, आपका अटेंशन स्पैन कितना है, आप दिन में आप तो कुछ लोग मेरी तरह तो 3 4 घंटे भी पढ़ लें तो समझते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, व्हिच इज़ अ बिग थिंग। कुछ लोग 8 8 9 9 घंटे 10 घंटे विदाउट ब्रेक बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो वेरी करता है। अच्छा, इसका भी क्वेश्चन है कि जस्ट लाइक आर्मी, या फिर हम अगर जनरली बात करें गवर्नमेंट की जॉब की, तो उसमें से अक्सर जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है कि फिजिकली फिटनेस होनी चाहिए, कि हाइट होनी चाहिए। हाँ, चलें उसामा, आपकी आवाज़ तो नहीं आ रही? अगर मेरी तो ऑडियो बात की आवाज़ आ रही है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। हाउ कैन वी प्रिपेयर फिज़िकली फॉर द इंटरव्यू? तो यार बेसिकली फिज़िकल से ज़्यादा जो चीज़ ये फ़ौज तो है नहीं कि आपकी फिज़िकल रिक्वायरमेंट कि भई आपने भाग-दौड़ करनी है, गोलियाँ चलानी है, ये करना है। आपकी बेसिकली इसमें मेंटल कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप मुल्क जा सकते हैं, आप पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अगर एक साउंड माइंड के हैं ना, बेसिकली सीएसएस में तो डिसेबल्ड का कोटा भी होता है, तो आप अगर फिजिकली उतने एबल्ड नहीं हैं खुदा ना खास्ता, तो भी आप अगर मेंटली साउंड हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग, आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप ये किसी चीज़ पे मतलब डिसीजन मेकिंग ठीक है, आपका मेंटल प्रोसेसेस ठीक है, तो आप फिजिकली उस तरह तो तैयारी की कोई इतनी नहीं होती। हाँ, ज़ाहिर है अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो ड्रेसिंग अच्छी आपको आनी चाहिए, ड्रेसिंग आपको करनी ठीक होनी चाहिए, बड़े बाल, कुछ टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिए, हुलिया, वो चीज़ तो फिज़िकली मैटर कर सकती है।
लेकिन कोई हाइट, ये वेट, ये वो चीज़ें उतना मैटर नहीं करती। तो हाँ, इंटरव्यू में जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है वो आपका कॉन्फिडेंस और आपका नॉलेज बेस बेसिकली कि हाउ यू बेसिकली आंसर अ क्वेश्चन, हाउ यू हैव लाइक अपने जवाब को आप स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपका आर्गुमेंटेशन कैसी है, ये चीज़ें इंटरव्यू में मैटर करती हैं। पाक आर्मी जॉइन करके सीएसएस सीएसएस के हवाले से, अब क्योंकि सीएसएस जिन्होंने क्लियर किया होता है वो, उनको अक्सर हम देखते हैं कि उन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म भी पहनी होती है। तो उस हवाले से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की जा सकती है या वो कोई सेपरेट प्रोग्राम है, क्योंकि आप लोग आर्मी के साथ कोलैबोरेशन में करते हैं। अम, यार ऐसा है कि सबसे पहले तो जो सीएसएस जिन्होंने किया होता है आर्मी की यूनिफॉर्म, वो तो हमारी मिलिट्री अटैचमेंट होती है। एक मिनट। सीएसएस जिन्होंने किया होता है बेसिकली उनकी हमारी 2 महीने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की मिलिट्री अटैचमेंट होती है। वो जनरली कि हमें आर्मी के स्ट्रक्चर की नो हाउ हो जाए, हमारे आर्मी के बेसिकली वर्किंग की नो हाउ हो जाए, थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए, तो वो तो 2 हफ्ते के लिए हमें जाते हैं वहाँ पे। वो कैप्टन के रैंक्स दे के तो 2 हफ्ते की नॉमिनल सी ट्रेनिंग और इंटरेक्शन होता है। वो किया होता है। लेकिन सीएसएस में एक स्ट्रीम ऐसी है जो मेरे ज़ाती ख़्याल में कोई उसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि वो आर्मी से हर साल 10 बंदे तीनों फ़ोर्सेस से, आर्मी, एयर फ़ोर्स, नेवी से हर साल 10 बंदे उनके अपने कोई डिपार्टमेंटल इंटरव्यूज़ वग़ैरह दे के, कुछ छोटे-मोटे इम्तिहान दे के इंडक्ट होते हैं फ़ौज में। अब आप सीएसएस में सेंट्रल सीएसएस में इंडक्ट होते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है, फ़ायदा तो पता नहीं होता नहीं होता, लेकिन ये है कि वो उस अपना वहाँ से अपना जो कमीशन होता है वो बेसिकली विथड्रॉ करके तो यहाँ पे सीएसएस में आ जाते हैं। उनको वो डायरेक्ट हमारा वो सीएसएस का जो रिटन एग्ज़ाम होता है ना, वो नहीं देते, उनका सिर्फ़ इंटरव्यू होता है और उसके बाद वो हर साल 10 बंदे, अराउंड 10 बंदे आ जाते हैं। हेलो। माजरत के साथ जी, मेरा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन आप जानते हैं नहीं, सब मैं ज़रा रहता हूँ हड़प्पा वाली साइड पे, तो खराब हो जाता है कभी कभी। नहीं, नहीं, हाँ भाई, आप एमएस एमफिल के दौर से आपके काम जो है वो ऐसे ही हैं, लेकिन चलिए। चले सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हाँ यार, अलीज़ा गुल ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है कि दे सेड दैट ऐसे पेपर इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। मेरे ख्याल में अगर मैं किसी एक चीज़ में आपको रिकमेंड करूंगा कि यार कोई गाइडेंस, कोई प्रोफेशनल गाइडेंस किसी अच्छे इंग्लिश की टीचर की लेनी चाहिए, तो वो ऐसे का पेपर है। बाकी सब सब्जेक्ट्स जो हैं आप अपने ओन पे, अगर आप थोड़े से स्टूडियस हैं, थोड़े से पढ़ने लिखने का आपको है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे के लिए बेसिकली एक तो सीएसएस का ऐसे कोई कोई बाकी जनरल एसेस की तरह होता नहीं है उसमें। मेरे ख्याल में तो ऐसे को मैं बड़ा टेक्निकल एक किस्म का सब्जेक्ट समझता हूँ, जिसमें आपकी इंग्लिश तो मैटर करती है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी आर्गुमेंटेशन और आपका स्टांस भी मैटर करता है काफ़ी हद तक। तो कि आप क्या लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं उसके बारे में आपको पता है। और वो जिस तरह मैंने बात स्टार्ट की कि नॉलेज बेस के बारे में, कि जितना आपका नॉलेज बेस ज़्यादा होगा उतना अच्छा आपके पास अपने आर्गुमेंट्स को जो आप दे रहे होंगे उनको सब्सटैंशिएट कर सकेंगे अपने नॉलेज के बेस पे, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। तो अपने तौर पे जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि यार डिफरेंट जो इश्यूज हैं, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हो गया, सिविल मिलिट्री, जिस किस्म के भी पाकिस्तान इंटरनेशनली इश्यूज हैं, उनके बारे में रीडिंग ज़्यादा करते हैं। जब आप रीडिंग आपकी ज़्यादा होगी तो नेचुरली आपके जहन में वो मवाद इतना मैटर होगा कि आप आर्गुमेंटेशन कर सकें। लेकिन कोई एक अच्छा मेरे ख्याल में टीचर रखना सब्जेक्ट सीएसएस के लिए काफ़ी काफ़ी ज़रूरी है, जो जिसका ये फ़ायदा होता है कि आपको लिख लिख के आप उसको चेक कराओ और वो आपको गलतियाँ ठीक करता जाए साथ-साथ।
ये है प्रिपेयर करने के लिए। और बाकी ये है कि जब आप अखबार पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से जो उसके एडिटोरियल वगैरह हैं उनमें से कोई कोशिश किया करें कि दिन में एक आध एडिटोरियल अपने अपने वर्ड्स में लिख के किसी किसी बंदे को जिसने सीएसएस किया हो या जो जिसकी इंग्लिश ठीक हो या कोई इंग्लिश का ऐसा टीचर है आपका, तो उसको चेक करवाते रहा करें कि आपकी जनरल ग्रामर की गलतियाँ निकालता रहा करें। और आपका एक्सप्रेशन इसी चीज़ से ठीक हो गया कि अखबार में कुछ किसी बंदे का अगर एक्सप्रेशन आपको ठीक लगता है तो आप उसका एक्सप्रेशन कॉपी करें या कॉपी ना भी करें तो अपने मतलब अपने वर्ड्स में उस चीज़ को लिख के जो कुछ आपने एडिटोरियल में थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके किसी को चेक करा दें, किसी को लिखा दें। तो राइटिंग इज़ द की है कि आप लिख के चेक करा के अपनी गलतियाँ अगली दफ़ा रिमूव करें। जो अखबार में कोई नया वर्ड यूज़ होता है उसको उसकी मीनिंग देख के उसको अपनी लिखाई में यूज़ करने की कोशिश करें, उससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, एक्सप्रेशन आपका अच्छा हो जाएगा। और जितनी रीडिंग ज़्यादा होगी, मैं बार-बार कह रहा हूँ, उतना आपका ऐसे नेचुरली अच्छा होता जाएगा। आपका एक्सप्रेशन अच्छे नॉवेल्स पढ़ेंगे, आपका एक्सप्रेशन अच्छे राइटर्स की तरह होता जाएगा। तो कम से कम इंग्लिश की साइड से आप सैटिस्फाई हो जाएँगे। बाकी ये है कि उसमें जब आप ऐसे डेवलप कर रहे होंगे, ऐसे अपना लिख रहे होंगे, तो आपकी आर्गुमेंटेशन बहुत मैटर करती है। आपके पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। इंग्लिश से भी ज़्यादा, इंग्लिश तो आपकी एक मिनिमम ग्रामर आपकी अगर है, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, वोकैब्युलरी मुनासिब की है, तो उसके बाद जो चीज़ मेन रह जाती है वो है कि आपको जो ऐसे आप लिख रहे हैं उस टॉपिक पे आपकी ग्रिप कितनी है और उस टॉपिक पे आपका मतलब कितनी आर्गुमेंटेशन है, कितना आर्गुमेंट डेवलप कर सकते हैं, कितना उसको ब्रेक डाउन करके कर सकते हैं। एक चीज़ जिससे मैं सख्ती से मना करूँगा कि यार ये जो मार्केट में सीएसएस मेड इजी टाइप ग्रामर की और ऐसे की किताबें मिल रही होती है ना, इससे बिल्कुल दूर रहना है। 50 एसेस टू पास सीएसएस या 50 ग्रेट एसेस टू पास सीएसएस, इन लिखे लिखाए ऐसे पे कभी नहीं जाना, क्योंकि वो आपको फेल तो कराएगा, बुरी तरीके से फेल कराएगा। क्योंकि सीएसएस में जो ऐसे का टॉपिक्स आते हैं वो जिस तरह हम बचपन से ट्रेडिशनली पढ़ते हुए आ रहे होते हैं उस टाइप के होते नहीं है। वो बड़े स्पेसिफिक वन लाइनर होते हैं जो किसी एक बहुत ब्रॉड टॉपिक का एक स्पेसिफिक एरिया हिट कर रहे होते हैं जिस पे आपने आर्गुमेंट देना होता है। तो ये जो जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी, इस टाइप के जो जेनेरिक से आपको कहीं ना कहीं ऐसे मिल जाते हैं इस तरह की किताबों में, बहुत सी मुख्तलिफ ऐसे ऑथर्स हैं जिनकी किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। उनसे दूर रहना है आपने। अपनी इंग्लिश बेहतर करें, अपनी इंग्लिश का मतलब एक्सप्रेशन बेहतर करें, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। अच्छा सर, किताबों की बात हो रही है अनीस साहब, तो किताबों के ऊपर अगर थोड़ा सा आप कमेंट करें यहाँ पे कि किताबें कौन कौन सी होनी चाहिए जो कि कुछ स्टूडेंट्स को साथ साथ थोड़ा, क्योंकि मार्केट बेस्ड बुक्स जो के हैं मतलब ऑलरेडी रिटन एसेज वगैरह की, उनको तो आपने बोला बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अच्छा, व्हाट आर द सम जनरल बुक्स जिनको अगर थोड़ा सा स्टडी किया जाए तो हो जाएगा थोड़ी हेल्प। ऐसे का ये है कि जो ऐसे की किताबों से मैं डिस्करेज कर रहा हूँ कि बिल्कुल मेरे नहीं ख्याल उनको पढ़ना चाहिए। आप अगर कोई ठीक मुनासिब टीचर आपको मिल जाता है ऐसे का जो सीएसएस के स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा है, और है तो ऐसे हैं लाहौर में तो काफ़ी ज़्यादा टीचर्स हैं, ये इस्लामाबाद वगैरह में भी, तो आप उनसे गाइडेंस लेते हैं किताबें पढ़ने की। इसके अलावा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स होती हैं, एकेडमीज की हो गई या किसी ऑथर्स की हो गई, तो उनमें से अगर आपको कोई अच्छी लगती है तो वो पढ़ लें। जनरल नॉलेज के लिए, जनरल उसके लिए तो ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिनके मतलब बंदा मेंशन किया जा सकता है। पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आ रही है तो इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी इश्यूज से रिलेटेड एक के अजीज की बुक है, इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट टाइप का कुछ नाम है, नहीं के अजीज नहीं है, नाम भी मेरे ध्यान से नहीं है। बहरहाल इस टाइप की एक बुक है। वो जो जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी एसपीएससी की, उस पे हर सब्जेक्ट के नीचे कोई 8-9 रिकमेंडेड बुक्स हैं। उस पे आप चले जाएँ तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। वो उसमें काफ़ी बुक्स एंड ऑथर्स के नेम्स हैं जो आप वहाँ से देख के बुक खरीद सकते हैं। वो आपके उन सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छी कर सकती है। तो जनरल तो बुक्स की समय कोई लिमिट नहीं है, वो तो आप जितनी जिससे रिलेटेड कोई बुक पढ़ें तो अच्छा, ये क्वेश्चन है बुक्स टू इम्प्रूव इंग्लिश ग्रामर की। यार इंग्लिश ग्रामर की बुक्स तो रेनन मार्टिन की हम पढ़ा करते थे बचपन में, 8वीं 9वीं से लेके, तो जिस जो आपकी इंग्लिश पेपर करती है जनरली ग्रामर वगैरह, तो रेनन मार्टिन की होगी। एक बीए की बेसिकली एक ग्रामर की बुक है, बीए की इंग्लिश की, वो लोग सजेस्ट करते हैं। तो ये 2-3 हैं।
डिस्क्लेमर के लिए हेल्प कर सकते हैं। अनीसा, आप थोड़ा सा माइक करीब कर लीजिएगा। और ये एक और क्वेश्चन आया बड़ा इंटरेस्टिंग कि पीपीएससी और एसएससी सीएसएस के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। सो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के लिए, इसको थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा। जिस तरह स्टार्ट में मैंने बात की है कि सीएसएस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशन हैं ना, मतलब बेसिकली वो उसमें आप जो मुलाजिम होते हैं वो इस्लामाबाद में जो हमारी वफाकी हुकूमत बैठती है ना, उसके आप मुलाजिम होते हैं, उसके पेरोल पे आप बेसिकली काम कर रहे हैं। तो जो पीपीएससी हो गया, इस तरह बीपीएससी है, केपीपीएससी है और एसपीएससी है, ये प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। एफपीएससी जो है जो सीएसएस करवाता है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है। पीपीएससी पंजाब सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस, केपी पब्लिक सर्विस और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस। तो ये प्रोविंशियल जो होता है ना, उसमें उसको पीपी पंजाब में जो होगा प्रोविंशियल सर्विस वो पीपीएससी होगा। इसके थ्रू भी पोस्ट अक्सर आती रहती हैं। इसमें आप पीएमएस बेसिकली पंजाब में से कहते हैं, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। तो उसमें आप वो एग्जाम पीपीएससी के थ्रू होता है और वो उसके थ्रू उसमें जो आपको जॉब मिलती है बेसिकली आप पंजाब प्रोविंस में ही अपनी सारी जो सर्विस होती है वहाँ पे ही कर देते हो तो ये डिफरेंस है कि ये जो पीपीएससी केपीएससी बीपीएससी प्रोविंस की होती है। सीएसएस जो है वो एफपीएससी यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की जॉब होती है। अच्छा अनीस साहब, इसमें जो है वो अगर हम मजीद इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो एक मिथ जो है वो समझी जाती है कि कुछ लोग, बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं जो अगर करने की भी सोचते हैं सीएसएस, तो उनको रोक लिया जाता है ये कह के कि सीएसएस के अंदर अगर 14-15 हज़ार बंदा अप्लाई कर रहा है तो उसमें से सिर्फ 200-250-300 के करीब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एलोकेट हो रहे हैं। तो क्या इस चीज़ से हमें डिस्करेज होना चाहिए? और ये बात थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उसके बाद हम कंक्लूड करने की तरफ चलते हैं अगर कोई मजीद क्वेश्चन नहीं आता तो। अच्छा, सबसे पहले यार उसामा, डिस्करेज तो होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने तैयारी पूरी की हुई है तो आपका उतना ही चांस है जितना उस 20,000 22,000 लोगों का चांस है उतना। और सबसे पहले मैं इसमें एक चीज क्लियर करता जाऊं कि जो सीएसएस के एग्जाम में जो 22-23 हज़ार लोग अपेयर होते हैं ना, उसमें से जो जनरली सही मानों में तैयारी करके पढ़ने आए होते हैं वो 1,000 के करीब लोग होते हैं, 1,000 1,200 1,500। वो बाकी जो होते हैं सारे वो कहते हैं यार एक दफा अटेम्प्ट दे लें, या किसी के कहने पे दे रहे होते हैं, या कह देते हैं कि यार एक दफा अटेम्प्ट दे लें, बस फिर देखा जाएगा, फिर अगली अटेम्प्ट करेंगे, बस ट्रायल अटेम्प्ट दे लें, या बस सर से उतारने के लिए, या उन्होंने उस तरह तैयारी नहीं की होती। वो 1,000 1,200 1,500 लोग होते हैं जो जेन्युइनली साल की 8-9 महीने की तैयारी करके और प्रॉपर गए, तो वो आपका मुकाबला उन्हीं 1,000 1,500 लोगों से होता है। तो डिस्करेज नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले जिस तरह मैं जिस बात स्टार्ट की थी कि यार बेसिकली एक नौकरी का अनीस साहब, एक, आवाज आवाज आपकी थोड़ी ना जो है वो दब रही जी, है। जी। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह एक ये नौकरी का मैंने जिस तरह बात इसी से स्टार्ट की कि नौकरी का बेसिकली ये एक इम्तिहान है, ठीक है। तो इसको एज अ नौकरी ही ट्रीट किया जाए, को बहुत बहुत मतलब नो डाउट इसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपकी रिप्यूट और स्टीम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन है तो एट द एंड ऑफ द एक नौकरी है। तो उसको उस तरह लेके चला जाए। और ये है कि मतलब होना ना होना तो बेसिकली बहुत सी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग आपको लगता है आप हैं और नहीं होती, तो वो किस्मत इसमें यहाँ पे 10-20% मैटर करती है। लेकिन ये है कि बाकी 80% आपकी हार्ड लक है मेरे ख्याल में, और हार्ड वर्क है आपका इसमें। और ये सोच के कि यार इतने ज़्यादा लोग होते हैं तो वो फलाना नहीं करेगा, तो मैं बेसिकली इंजीनियरिंग का ड्रॉप आउट हूँ, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सका। मेरा मैं 5-6 सेमेस्टर्स किए, उसके बाद में एकेडमिकली इतना अच्छी मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी तो मुझे छोड़नी पड़ी। और उस इस प्रोफाइल के साथ अगर मैं आके कुछ 5-6 6-7 महीने की मेहनत के बाद इम्तिहान पास कर लेता हूँ, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा रहेगा नहीं जो अपनी डिग्री ठीक तरीके से करता है वो ये ना कर सकता हो। थोड़ी सी एफर्ट चाहिए होती है, डिस्करेज होने की या फलाने दूसरे को देख के कि उसका नहीं हुआ, वो तो इतना लायक था, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई शॉर्टकमिंग हुई होगी जो उसका नहीं हुआ, तो अपनी तरफ से एफर्ट पूरी करें। तो कोई इसमें उस तरह की बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि सीएसएस पास करने के बाद डीसी या एसी ऑफिसर होते हैं और पीएमएस के बाद कौन से ऑफिसर होते हैं?
यार सीएसएस पास करने के बाद भी ज़रूरी नहीं है आपके डीसी या एसी हो, मतलब 12 डिपार्टमेंट्स हैं। डीएमजी हो गया, कस्टम्स हो गया, या इनलैंड रेवेन्यू हो गया, ये तो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें आपकी डेजिग्नेशन डीसी होती है। बाकियों में तो ये डेजिग्नेशन नहीं होती। हाँ, पीएमएस के बाद ये है कि अगर आप क्योंकि पीएमएस जो है वो जनरल एक इंडक्शन ले लेते हैं, तो उसमें भी आप जो हो, अगर प्रोविंस में लगे हो तो एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर लग जाते हो, असिस्टेंट कमिश्नर लग जाते हो, या वो रैंक्स के नाम वही होते हैं, सीएसएस पीएमएस में तकरीबन सेम ही होते हैं। ठीक हो गया। अगर मजीद कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं। और अनीस साहब जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे जिन्होंने देखा है आपको, या मजीद अभी ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगा तो और लोग भी देखेंगे, तो अगर आप लास्ट के अंदर कोई उनको मैसेज देना चाहें अपने तौर पे, क्योंकि आप इन सारे स्टेजेस से गुजर चुके हैं, तो मैं ज़रूर चाहूंगा कि आप उनको कोई ना कोई मैसेज दें कि उनको लाइफ में क्या करना चाहिए और लाइफ गोल्स कैसे सेट करने चाहिए, या जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, यार थैंक यू। वो बातें तो मैं सारी कर चुका हूँ। उसमें मेन जो बात वो ये है कि यार इस तरह की चीज़ें, या घर वालों के प्रेशर में, या किसी के प्रेशर में आके, या सोसाइटी के, अपना करियर पाथ चूज ना करें कि भाई ये इम्तिहान है, इसके लिए बस एक इम्तिहान है। अपना जिस चीज़ का मैं थोड़ी सी मुझे मार मैंने खाई हुई है इस चीज़ में कि यार दूसरों के लिए, दूसरों की बातों में आके हाँ, आपको लोगों की बातें सुननी चाहिए, लोगों का मशवरा सुनना चाहिए, लेकिन जो आपका करियर पाथ होना चाहिए ना, वो हो जो काम आपको अच्छा लगता हो, या जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो। अगर किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो यार प्लीज फॉलो योर पैशन। किसी का पेंटिंग में है, किसी का इंजीनियरिंग में है, डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन में है, तो अपना पैशन फॉलो करें। और उसका फायदा ये होगा कि यार वो चीज़ आपको बहुत नेचुरली, बहुत इजी तरीके से आ जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो सीएसएस का इम्तिहान 3-4 महीने में कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका 2-2 साल में नहीं होता। तो वो पैशन की इस तरह बात आती है कि वो सीएसएस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको बड़े नेचुरली चीज़ें समझ आ रही होती हैं। तो जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो वो चीज़ आप शौक से कर रहे होंगे, तो वो चीज़ आपको उसमें एफर्ट आपकी 50-40% रह जाएगी, बजाय इसके कि बाकी काम को आप दूसरे की मर्जी से कर रहे होंगे तो उसमें एफर्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा लगेगी। तो ये मेन मैसेज है। इसके अलावा ये है कि यार हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको अगर लगता है कि किस्मत या कोई इस तरह कर करा के तो वो सीएसएस उस पे हो जाएगा, या कोई एग्जाम फॉर दैट मैटर सिर्फ किस्मत से हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा नहीं होती। आपको अपनी हार्ड वर्क करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी पैशन हो, कोई भी डिग्री हो, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो ये सिंपल से मैसेज हैं, जेनेरिक सी बातें हैं, सबको पता होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बार बार सुनाते रहना चाहिए लोगों को। सर जो है एक आम बंदे के कहने में और एक सीएसएस पास बंदे के कहने में फर्क होता है। मेरी इन्फ्लुएंस। मेरी तरफ से कि यार आप जिंदगी में जो भी करें, आप उसमें एक्सेल करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी करे, अता करे। और उसामा भाई के तवसुत से मेरे लाइक कोई भी किसी किस्म की खिदमत हो तो ज़रूर हुक्म कीजिएगा। सीएसएस से रिलेटेड इसके अलावा कुछ भी काम हो तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच अनीस, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। आई नो आपका स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी था, फिर भी आपने इनके लिए टाइम निकाला है, क्योंकि ऑब्वियसली एट दी एंड यही कल के हमारे आने वाला फ्यूचर है पाकिस्तान का। सो इनको आपके तवज्जो से कुछ पता लगा है, बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे कभी ना कभी जब आप वापस पंजाब आएंगे। और साइनिंग आउट जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अलीजे गुल हैं, ईज़ा हैं, सबूर अहमद हैं, इसके अलावा मोहम्मद उमर जब्बार हैं, रमीज़ रहीम हैं, इसके अलावा हमारे पास अलीजे गुल हैं, जफ़र राशिद हैं। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो आपको एक नई एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।